हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके प्रोज सेक्शन का लेसन 6 जिसका नाम है वंस अपॉन ए टाइम, और ये टोनी मैरेसन के द्वारा लिखा गया एक कहानी है। तो चलिए इस कहानी को हम आज करते हैं। और सबसे पहले हम कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम पहले टोनी मैरेसन के बारे में जानते हैं कि ये कौन है, क्या है। देखें इस वीडियो में, यहाँ है टोनी मैरेसन was the 8th woman and the first black woman to receive the Nobel Prize। ध्यान देंगे, टोनी मैरेसन दुनिया की 8वीं महिला हैं और कहा जा सकता है कि पहली काली महिला। यहाँ काली महिला का अर्थ है अफ्रीकन, ठीक है। यहाँ रंग रूप की बात नहीं होगी, यहाँ होगा उनका देश। अफ्रीकन को काला कहा जाता था। इन्हें काला तब से कहा जाता है जब इन्हें गुलाम बना करके अमेरिका में बेचा जाता था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पहली ब्लैक वुमन है, काली वुमन है, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है 1993 में, ठीक है। ये 8वीं महिला हैं। इससे पहले आपने पिछले कहानी में जो पढ़ा था आंग सांग सू की, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला शांति के लिए 1991 में। इन्हें मिला है 93 में, और ये मिला है साहित्य के क्षेत्र में, इन लिटरेचर। उनको मिला था शांति के क्षेत्र में। शी ऑल्सो वॉन द पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन, और काल्पनिक कहानियों के लिए इनको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला है, ठीक है। ये पुलित्ज़र प्राइज़ विज्ञान के क्षेत्र में और काल्पनिक क्षेत्रों में, कहानियों के क्षेत्र में दिया जाता है। हर 7th एंड मोस्ट रिसेंट नॉवल, उनका जो 7वां और बहुत ही हाल ही का जो नॉवल है उसका नाम है पैराडाइज, मतलब स्वर्ग। वॉज पब्लिश्ड अर्ली इन 1998, ये 1998 की शुरुआत में ही छप गया था। हर स्पीच वंस अपॉन ए टाइम wonderfully exhibits how the proper use of language could bring about changes and big revolution in the world। इनकी जो स्पीच है, भाषण है, जिसमें ये बताती हैं कि किस प्रकार से, इनका भाषण का नाम था वंस अपॉन ए टाइम। ध्यान दीजिएगा, यही आपकी कहानी का शीर्षक भी है। तो वंस अपॉन ए टाइम जो है ये बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाए, भाषा का प्रयोग कैसे किया जाए। देखिए, सीधी बात ये कहा जाता है कि भाषा बोलना सभी कोई जानता है, मतलब भाषा सबको आती है, लेकिन कब, क्या और कैसे बोलना है जो आपकी महत्ता को बनाए रखे, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इस कहानी में ये वही बताती हैं कि कैसे भाषा का प्रयोग किया जाता है, और ये भाषा का प्रयोग द यूजेज ऑफ लैंग्वेज कुड ब्रिंग अबाउट चेंज, और कैसे भाषा का प्रयोग बदलाव ला सकता है। एंड बिग रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, और दुनिया में एक बड़ी क्रांति ला सकता है। एंड मोर सो द इमीडिएट सराउंडिंग, और हमारे आसपास के जो वातावरण है उसमें भी जो है ये बहुत कुछ कर सकता है। दिस स्पीच मेक्स द पॉइंट दैट लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड वाइब्रेंट। ये स्पीच यह भी बताती है कि जो भाषा होनी चाहिए वो जीवित और जीवंत होनी चाहिए, मतलब कि वो काफ़ी लंबे समय तक आपके असर को बनाए रखे। मतलब आपके कहे गए शब्द, आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा जो कहे गए शब्द हैं, हम उन्हें याद रखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था और किस परिप्रेक्ष्य में कहा था। तो यहाँ पर ये शब्द आपके जीवंतता को बनाए रखेंगे, इसीलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। Narratives have not only been entertaining but also one of the principal way of absorption of knowledge। और ये किसी कहानी को कहना, भाषण कहना, ये न सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए होता है बल्कि ये जो है आपको जीवन के सिद्धांतों को भी बताता है जिससे आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। There are anecdotes which bring out the theme through the most simple form of expression and language। यहाँ पर छोटी छोटी लघु कथाएँ होंगी जो कि आपको ये बताएंगी कैसे जो है आप आसानी से अपने भावों की सहायता से और अपनी भाषा की सहायता से किसी भी मुसीबत से आगे निकल सकते हैं। द गिवन स्पीच इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस, और ये जो प्रस्तुत भाषण है ये इसी का उदाहरण है कि कैसे जो है ये
कहानी में एक किरदार है जो कि मुसीबत में फंस जाता है, उसे कुछ लोग सवालों के घेरे में ले लेते हैं, लेकिन अपनी भाषा से वो जो है चतुराई दिखाती है और अपने आप को बचाती है। तो इससे पहले हम कहानी पे आगे बढ़ें, कहानी का शीर्षक एक बार आप फिर देख लें। वंस अपॉन ए टाइम टोनी मैरेसन के द्वारा लिखा गया ये कहानी है। और हम वीडियो में आगे बढ़ें तो सबसे पहले मैं आपको इस कहानी से जुड़े हुए कई कठिन शब्द जो हैं वो मैं आपको पेश कराता हूं। आप उन्हें लिख लेंगे अपनी कॉपी में। यहाँ आप देख सकते हैं जो कठिन शब्द हैं, आप देख सकते हैं, इन्हें अपनी कॉपी पे आप लिख लेंगे और आपको इससे काफ़ी सहायता मिलेगी। मैं ये शब्द आपको इस अर्थ में भी कराता हूँ कि आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जो पैराग्राफ पूछा जाता है तो 2 पैराग्राफ जो हैं आपके बुक से ही होते हैं, ठीक है। तो अगर आप कहानी को पढ़ सकेंगे, उनके अर्थों को जान सकेंगे, तो इस हिसाब से आप प्रश्नों का उत्तर भी दे पाएंगे। जहाँ तक मुझे कठिन शब्द लगते हैं मैं सब के सब चुन लेता हूँ आपके लिए और उनका अर्थ मैं आपके सामने ले आता हूँ। तो उम्मीद है आप इसे लिखेंगे एंड आपको बहुत सारी सहायता मिलेगी इससे। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। वर्ड मीनिंग्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं और इनमें आप ही का फ़ायदा है। तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे वर्ड्स हैं और इन्हीं वर्ड्स को तैयार करने में मुझे 2 दिन का वक्त लगा और कहानी को समझने में भी। मैं एक बार बता दूं, ये कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी अभी तक आपने जो कहानियाँ पढ़ी वो थी। ये बहुत उलझी हुई कहानी है, अपने आप में बहुत उलझी हुई कहानी, जिसे समझने में मुझे भी समय लगा और मैं अपना बेहतर प्रयास करूँगा आप तक इस कहानी के अर्थ को रखने की। अगर आपने YouTube के दूसरे चैनलों पर देखा होगा तो शायद आपको उतना स्पष्ट ना पता चल पाए। मैं सारी बातों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले आप ये वर्ड मीनिंग्स कर लें, आपको इससे बहुत सहायता मिलेगी। और वीडियो देरी से आती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, इस कारण से ऐसा होता है। तो चलिए हम आते हैं वापस अपनी कहानी पे और यहाँ से हमारी जो है कहानी का ये शीर्षक था वंस अपॉन ए टाइम, और यहाँ से हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के कहानी को और ध्यान देंगे आप कहानी पर, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इससे। मैं अपना बेहतर प्रयास करता हूँ इसको समझाने का। चलिए शुरू करें। यहाँ पर है वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन। एक बार की बात है, एक वृहद महिला थी, बूढ़ी महिला थी। ब्लाइंड बट वाइज, वो अंधी थी, ठीक है। ये उनके अंदर एक कमी थी, वो अंधी थी लेकिन खासियत भी थी कि वो बुद्धिमान थी, वाइज थी, ओके। मतलब एक बार की बात है, एक महिला थी, वो अंधी थी लेकिन होशियार थी, बुद्धिमान थी। और एन ओल्ड मैन, या फिर आप मान सकते हैं कि बूढ़ी महिला नहीं, बूढ़ा पुरुष ही है कोई, ठीक है। एक गुरु परहैप्स, उन्हें एक गुरु की संज्ञा दी गई है, मतलब कि माना जाता है कि वो एक गुरु थी, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान उन्हें कहा गया है तो गुरु ही कह सकते हैं बुद्धिमान व्यक्ति को। सूदिंग रेस्टलेस चिल्ड्रन, और उनके अंदर ख़ास क्या था कि वो बेचैन बच्चों को तृप्त कर सकती थी, मतलब उनके अंदर खुशी भर सकती थी, उनको दुख से निकाल सकती थी, उनको अच्छा अनुभव करा सकती थी। अपने बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से वो ऐसा करती थी। आई हैव हर्ड दिस स्टोरी और वन एग्जैक्टली लाइक इट इन द लोर ऑफ सेवरल कल्चर। और लेखक जो है टोनी मैरेसन, वो कहती हैं कि मैंने ऐसी कहानी सुनी है। ये जो कहानी बता रही हैं, जिस महिला की बात बता रही हैं कि ऐसी एक बूढ़ी महिला थी जो अंधी थी और होशियार थी बहुत, तो ऐसी कहानी उन्होंने सुनी है और कहती हैं कि इसी प्रकार की ये कहानी नहीं सुनी होगी या इसी प्रकार की कोई और कहानी सुनी होगी। ये मैंने सुनी है, एक प्राचीन जो कथाएँ होती हैं, जो सभ्यताओं से चली आ रही कथाएँ हैं, हमारी संस्कृति की कथाएँ,
ये उन कथाओं में से एक है और मैंने ये कहानी कभी सुनी होगी, शायद इसके जैसी कोई मिलती जुलती कहानी सुनी होगी। फिर ये शुरू करते हैं कहानी को कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन ब्लाइंड वाइज। एक समय की बात है, एक बूढ़ी महिला थी, अंधी और होशियार। ठीक है, ये लाइन पर वो बार बार विशेष जोर डाल रही हैं। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि वो महिला की क्वालिटी और उसकी डिसक्वालिटी क्या है। ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं कि वो महिला की क्वालिटीज़ क्या थी। ठीक है, तो वो कहती हैं कि इन दिस वर्जन, मतलब कहानी के इस वर्जन में, मतलब ये जो कहानी वो सुना रही हैं टोनी मैरिसन, उसे याद तो नहीं है कि असली कहानी क्या थी, लेकिन इस तरह के जो वर्जन वो बताने कहानी का जो अर्थ रूप बता रही हैं कि आई नो द वुमन इज़ द डॉटर ऑफ स्लेव्स। मैं जानती हूँ उस महिला के बारे में, वो महिला जो है ग़ुलाम की बेटी थी, स्लेव्स की बेटी थी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अफ्रीका से लोगों को जहाज़ों में भर करके कैद करके ले जाया जाता था और ग़ुलाम बनाकर बेचा जाता था अमेरिका में, तो ये इन्हीं ग़ुलामों में से एक की बेटी रही हैं। ब्लैक अमेरिकन, ये ब्लैक थी मतलब अफ्रीकन थी, और अमेरिकन भी थी, मतलब पहले ये अफ्रीका की निवासी रह चुकी हैं, मतलब इनके पिता जो मूल रूप से अफ्रीकन होंगे, और अब ये ग़ुलाम से यहाँ अमेरिका चली आई, तो अब ये अमेरिकन भी हैं। एंड लिव्स alone इन a स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ टाउन। और ये शहर के बाहर एक छोटे से झोपड़े में, एक छोटे से घर में रहती हैं। ठीक है, हर रेपुटेशन फॉर विजडम इज़ विदाउट पेयर एंड विदाउट क्वेश्चन। इनका जो रेपुटेशन है, इनका जो समाज में जगह है, वो इनके जो ज्ञान के लिए है, मतलब ये ज्ञानी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, उन्हीं ज्ञान के लिए इनकी जो जगह है समाज में वो बहुत अच्छी है, रेपुटेशन इनका बहुत अच्छा है। और ये विदाउट पीर एंड विदाउट क्वेश्चन, मतलब ये बिना संदेह के और बिना प्रश्न के है, मतलब इनकी बुद्धिमत्ता पर, इनकी क्षमता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है, ये इतनी बुद्धिमान है कि इनकी क्षमता पर, बुद्धिमत्ता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। एमंग हर पीपल शी इज़ बोथ द लॉ एंड इट्स ट्रांसग्रेशन। और अपने लोगों के बीच यह कानून भी हैं और कानून को तोड़ने वाली भी हैं, मतलब कि कह सकते हैं कि ये खुद में जो है अपना कानून है। मतलब सही व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, तो वो कानून बना भी सकता है खुद से, मतलब वो सही काम जो करता है वही कानून है, और जो नहीं करता वही कानून तोड़ना है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इनके लोगों के बीच ये कानून भी हैं और उनका अवहेलना भी है, उनका विरोध भी है, उसका उल्लंघन भी है। ठीक है, The honor she is paid and the awe in which she is held reach beyond the neighborhood to place far away। तो इनको जो सम्मान मिला हुआ है और इनको जो जगह दी गई है समाज में, ये सम्मान की चर्चा जो है दूर दूर तक फैली हुई है। इनके आस पड़ोस के गाँवों में, आस पड़ोस के क्षेत्र में भी फैली है, और दूर दराज की जगहों में भी इनके जो है सम्मान की बात, इनके प्रशंसा जो है दूर दूर तक इनकी खबर फैली हुई है। To the cities where the intelligence of rural prophet is a source of much amusement। और इनकी चर्चा कहाँ तक फैली है? दूर दूर के शहरों तक, जहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण विद्वान हैं, वो मात्र एक मजाक का जरिया हैं। ठीक है, मतलब ग्रामीण गांव के जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको मजाक की नज़रों से देखा जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। मतलब गांव के लोग कितने भी पढ़ लिख लें, कितने भी होशियार हो जाएं, शहर वाले जो लोग होते हैं वो मानेंगे नहीं, क्योंकि वो उनको गवार गांव के देहाती मानते हैं, तो उनको कभी वो बुद्धिमान मानेंगे नहीं, इसीलिए उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको अम्यूज़मेंट करते हैं, उससे मज़ा लेते हैं। ठीक है, और यही हाल इन्हीं का है, टोनी मैरिसन का। टोनी मैरिसन जिस बूढ़ी महिला की बात करें उनका ये हाल है, क्योंकि वो एक बूढ़ी महिला है, गांव से दूर रहती है, मतलब शहर से दूर बाहर रहती हैं और एक छोटे से घर में रहती हैं। उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा है, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, वो रेपुटेशन अच्छा है, तो शहर के लोग तक ये खबर पहुँची है, लेकिन वो इसको नहीं मानते, वो इनका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए मजाक कैसे उड़ाया जाता है, इनका मजाक उड़ाने के लिए क्या किया जा रहा है कि वन डे द वुमन इज़ विजिटेड बाय सम यंग पीपल। एक दिन इनके पास, इस बूढ़ी महिला के पास जो है कुछ युवा लोग आए, हु सीम बेंट टू डिसअप्रूव हर क्लेयरवॉयंस एंड शोइंग हर अप द फ्रॉड दे बिलीव शी इज़। तो ये लोग जो है एक दिन उस महिला से मिलने कुछ युवा लोग आए, और ऐसा लग रहा था कि उनका विचार कुछ इस प्रकार का है कि वो इनको गलत साबित करना चाहते हैं, मतलब इनका मजाक उड़ाना चाहते हैं, इनको जो है क्या कहते हैं कि उनका जो
क्षमता है, इनको जो समाज में स्थान मिला हुआ है, उसको धोखा बताना चाहते हैं कि ये लोगों को धोखा दे रही है। ये बूढ़ी महिला, अंधी महिला जो है, ये उतनी नहीं है होशियार, ये इतना तेज़ नहीं है जितना लोग मानते हैं। ये बस एक अंधी है, बूढ़ी है, इसका कोई विशेष औचित्य नहीं है और इनको मजाक की नज़रों से ये लोगों को धोखा दे रही है, फ्रॉड कर रही हैं। इसी धोखे को जो है वो लोग सिद्ध करने के लिए आए हैं महिला के पास, उनको गलत ठहराने के लिए। अब देखिए, अंधा व्यक्ति जो भी है, उसको अगर आप हाथ में कुछ लेकर के बोलेंगे कि बताओ ये क्या है, तो अंधा आदमी कैसे बताएगा? सीधी बात है, नहीं बता पाएगा। तो उसका मजाक ही उड़ाना हुआ ना। तो ये लोग मजाक उड़ाने आए हैं उस बूढ़ी महिला का, ठीक है। देयर प्लान इज़ सिंपल, उनका जो प्लान है, जो योजना है, एकदम साधारण सी है योजना उनकी। दे इंटर हर हाउस, वे लोग उसके घर में प्रवेश करते हैं। एंड आस्क द क्वेश्चन, आस्क द वन क्वेश्चन, उनसे केवल एक प्रश्न पूछा जाता है। द आंसर टू विच राइट सोली ऑन हर डिफरेंस फ्रॉम देम, और उस सवाल का जवाब जो है वो अकेलेपन पर चला जाता है, मतलब कि अंतर बताता है, अंतर स्पष्ट करता है उस महिला के बीच में और उन लोगों के बीच में, ठीक है। तो कैसे अंतर बताता है? ए डिफरेंस दे रिगार्ड एज ए प्रोफाउंड डिजेबिलिटी हर ब्लाइंडनेस, और ये अंतर जो है उनकी एक कमी के बारे में हो जाता है, जो कि है उनका अंधापन, ठीक है। मतलब उसके घर में आए हैं, उससे एक सवाल पूछते हैं, उस सवाल का जवाब वही दे पाएगा जो देख सकता है, और यहाँ पर ये उसके अंधेपन का मजाक उड़ाने के लिए ये लोग तत्पर हैं। दे स्टैंड बिफोर हर एंड वन ऑफ दैम से, वो लोग उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक व्यक्ति कहता है, देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि ओल्ड वुमन, बूढ़ी महिला, आई होल्ड इन माई हैंड ए बर्ड, मैं अपने हाथों में एक पक्षी को पकड़े हुए हूँ। देखिएगा कैसे मजाक उड़ा रहा है उसका। ये कहता है कि मैं अपने हाथों में एक पक्षी को पकड़े हुए हूँ। टेल मी वेदर इट इज़ लिविंग और डेड, मुझे यह बताओ कि ये ज़िंदा है या मरा हुआ। अब सोचिए, ये अंधी महिला कैसे बताएगी? वो तो देख भी नहीं पा रही कि पक्षी है भी या नहीं है। वो डायरेक्ट कहते हैं कि मैं एक पक्षी पकड़े हुआ हूँ, मुझे ये बताओ कि ये ज़िंदा है या मरा हुआ। तो ये तो मजाक उड़ाना हुआ एक बूढ़ी महिला का। शी डज़ नॉट आंसर, तो जो होशियार आदमी होता है, यहाँ पर देखिए कविता के कहानी के शुरू में ही मैंने बताया कि टोनी मैरिसन इसमें जो है शब्दों के मायाजाल के बारे में बताती है कि शब्द कैसे आपको फंसाते हैं और कैसे आपको बचाते भी हैं, ठीक है। तो बूढ़ी महिला देखती है कि यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने ये लोग आए हैं, तो वो जवाब नहीं देती हैं। शी डज़ नॉट आंसर एंड द क्वेश्चन इज़ रिपीटेड, और प्रश्न दोहराया जाता है। अब आप किसी के सवाल का जवाब नहीं देंगे तो वो लोग बार बार उस प्रश्न को करेंगे ही। इज़ द बर्ड आई एम होल्डिंग लिविंग और डेड, तो जो पक्षी मैंने पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, वो जीवित है या मरा हुआ? ये प्रश्न उससे फिर दोहराया जाता है। स्टिल शी डज़ नॉट आंसर, वो अभी भी जवाब नहीं दे रही हैं। शी इज़ ब्लाइंड एंड कैन नॉट सी हर विजिटर्स, वो अंधी हैं और अपने आगंतुकों को वो नहीं देख पा रही हैं कि वो कौन लोग हैं जो उसके सामने, उसके घर में प्रवेश करके इस तरह से दुस्साहस कर रहे हैं, उससे प्रश्न पूछ रहे हैं। ये लोग कौन हैं, ठीक है, वो उनको देख नहीं पा रही है। लेट अलोन व्हाट इज़ इन देयर हैंड, तो इस बात को अभी पहले भूल जाते हैं कि उसके हाथों में क्या है, पहले वो लोग हैं कौन, ये एक बड़ा प्रश्न हो जाता है उसके लिए। सी डज़ नॉट नो देयर कलर, वो न उनके रंग को जानती है, मतलब रंग से मतलब यहाँ पर गोरा काला नहीं है, यहाँ पर अमेरिकन है या अफ्रीकन है, इससे बात हो रही है, ठीक है, कि ना ही वो उसके रंग को जानते हैं, ना उनकी जाति को जेंडर को जानते हैं, मेल है या फीमेल। सारे लोग जो वहाँ आए हुए हैं वो सब पुल्लिंग है या कुछ स्त्रीलिंग भी हैं उसमें। उनका होमलैंड क्या है, उनका मतलब घर कहाँ का है, कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के मूल निवासी हैं वो लोग, ये सब वो बूढ़ी महिला कुछ भी नहीं जानती है। शी ओनली नोज़ देयर मोटिव, वो केवल उनके लक्ष्य को जानती है। लक्ष्य क्या? कि वो मेरा मजाक उड़ाने आए हैं, ठीक है। ये बूढ़ी महिला बस इतना ही जानती है कि ये लोग जो आए हैं मेरे सामने, मुझसे इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं, ये लोग मेरा मजाक उड़ाने आए हैं। द ओल्ड वुमन साइलेंस इज़ सो लॉन्ग, उस बूढ़ी महिला का जो खामोशी है वो काफ़ी लंबा है। द यंग पीपल हैव ट्रबल होल्डिंग देयर लाफ्टर, और जो युवा लोग उसके सामने खड़े हैं वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए सीधी बात है कि एक होशियार महिला, एक ऐसी महिला कहा जाता है उनको जो कि होशियार हैं, लोगों के बीच उनकी कुछ प्रतिष्ठा है और इस प्रतिष्ठा के कारण जो है वो मशहूर भी हैं। लेकिन ये लोग उसके सामने आकर के उसका इस प्रकार से मजाक उड़ा रहे हैं और वो जवाब नहीं दे पा रही, तो वो लोग इस पर हंस रहे हैं, उनकी हंसी रुक नहीं रही है, वो लोग उनका मजाक उड़ाए जा रहे हैं। तो
तो देखिए, अगर किसी बुद्धिमान का, किसी अंधे लाचार व्यक्ति का आप इस तरह से मजाक उड़ाएंगे तो गुस्सा तो आएगा ही, क्रोध तो आएगा ही। तो देखिए इस बूढ़ी महिला का क्या प्रतिक्रिया है उसके ऊपर, आगे चलते हैं। फाइनली सी स्पीक्स, अंततः वो कहती हैं, देखिए क्या कहती हैं। हर वॉइस इज सॉफ्ट बट स्टर्न, उसकी आवाज़ जो है नर्म है, धीमी आवाज़ है, लेकिन आवाज़ में दृढ़ता बहुत है। क्योंकि देखिए, किसी से आप जब बात करते हैं, आप अकेले हैं, उसने आपको घेर रखा है, तो आपके आवाज़ में वो दृढ़ता, वो बोल्डनेस नज़र आनी चाहिए, नहीं तो वो आपको दबा देगा, है ना। तो उसकी आवाज़ धीमी है, सॉफ्ट है, लेकिन आवाज़ में दृढ़ता उसी प्रकार की है। वो डायरेक्ट कहती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मतलब पहले उन लोगों ने जो सवाल पूछा कि मेरे हाथ में जो पक्षी है वो जीवित है या मृत, तो ये महिला कहती है एक दृढ़ आवाज़ में, मुझे नहीं पता है। सी सेज आई डोंट नो वेदर द बर्ड यू आर होल्डिंग इज़ डेड और लाइव, मुझे ये नहीं पता कि तुमने जिस पक्षी को अपने हाथ में पकड़ रखा है वो मृत है या जीवित है, बट What I do know is that it is in your hand, लेकिन जो मैं जानती हूँ वो यह है कि हाँ, तुम्हारे हाथ में वो है। It is in your hands, ये तुम्हारे हाथों में है, ये मुझे पता है। ये वो महिला जो है ये कहती हैं कि तुम्हारे हाथ में जो पक्षी है वो जीवित है या मृत, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे हाथ में वो है, ये मुझे पता है। For parading their power and her helplessness, the young visitors are reprimanded। तो वो युवा लोग जो आए हैं वो अपनी ताकत, अपनी क्षमता दिखाने, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए आए थे, और इसकी जो डिसेबिलिटी थी, इनकी जो कमी थी इस महिला की, उसका मजाक उड़ाने आए थे, उसकी हेल्पलेसनेस का मजाक उड़ाने आए थे। तो इस काम के लिए जब वो अपनी ताकत दिखाने के लिए और उनके अंधेपन का मजाक उड़ाने आए, तो द यंग विजिटर्स आर रिप्रिमेंडेड, तो उनको डांटा गया, उनको फटकारा गया उस महिला की तरफ से कि ये लोग उसका मजाक, अंधेपन का, एक अंधे का मजाक उड़ाने आए, तो ये लोग को डांटा फटकारा गया। टोल्ड दे आर रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर द एक्ट ऑफ मॉकरी बट ऑल्सो फॉर द स्मॉल बंडल ऑफ लाइफ सेक्रीफाइस टू अचीव इट्स एम। तो ये बूढ़ी महिला उसको कहती है कि तुम्हारे ऊपर ये आरोप ये है कि तुम्हें जो ये डांटा जा रहा है, इसका गलती तुम्हारा ये है कि न सिर्फ तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, तुमने न सिर्फ ये हरकत की है मेरा मजाक उड़ाने की, बट लेकिन तुमने साथ ही साथ अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मतलब मेरा मजाक उड़ाने के लिए, मेरी कमी को बताने के लिए, मेरा हंसी उड़ाने के लिए तुमने इस छोटे से जीव का जीवन जो है खतरे में डाला है। ठीक है, तुमने उसके जीवन का त्याग कर दिया, बलिदान दे दिया, मतलब कि उसको तुमने अपने हाथ में पकड़ा है, तो वो जीवित है या मृत, मतलब वो अब जो है मरने ही वाला होगा, और क्या। The blind woman shift attention away from assertion of power to the instrument through which the power is exercised। तो ये बूढ़ी महिला जो है उनका ध्यान केंद्रित करती हैं कहीं और, वो उस शक्ति से उसका ध्यान हटाती हैं और उसका दूसरी शक्ति पर ले जाते हैं, जिससे कि वो इस शक्ति को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब वो जो है अपने अंधेपन को जो है छुपाने के लिए वो बूढ़ी महिला जो है अपने इन लोगों का पावर बताती हैं कि ये लोग जो है अपने इस आँख का इस्तेमाल करके, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने पावर को दिखाने के लिए यहाँ चले आए हैं। ठीक है, ये कहते हैं स्पेकुलेशन ऑन व्हाट दैट बर्ड इज़ इन द हैंड माइट सिग्निफाई हैज़ बीन अट्रैक्टिव टू मी। तो ये कहते हैं कि देखने पर ऐसा लगता है कि ये जो पक्षी है हाथ में, माइट सिग्निफाई हैज़ ऑलवेज बीन अट्रैक्टिव टू मी, और ये संकेत करता है कि ये मेरे लिए हमेशा से आकर्षक रहा है। बट स्पेशली सो नाउ, लेकिन अभी ये कुछ ज़्यादा ही आकर्षक है। थिंकिंग एज आई हैव बीन अबाउट वर्क आई डू दैट हैज़ ब्राउट मी टू दिस कंपनी, और मैं जो काम करती आ रही हूँ मुझे इन लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है ताकि जो है मैं इनका जवाब दे सकूँ। ये कहती हैं कि इस पक्षी, ये कमज़ोर सा पक्षी जो कि आज घायल होगा या फिर सही सलामत होगा, ये मेरे लिए एक ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि ये एक पक्षी एक विषय है मेरे लिए जिस पर मैं इन लोगों से बात कर सकती हूँ, इन लोगों के सामने आकर के इनको जवाब दे सकती हूँ। तो एक जवाब देने का एक मतलब, एक आँख वाले लोगों को एक अंधी की तरफ से एक जवाब देने का तरीका है। ये लोग खुद आए हैं अपने जवाब को सुनने। ठीक है, सो आई चूज़ टू रीड
द बर्ड एज लैंग्वेज एंड द वुमेन एज प्रैक्टिस राइटर। तो यहाँ पर टोनी मैरिसन जो है इस पक्षी को एक भाषा के रूप में लेती हैं, मतलब इसे एक भाषा मानती हैं, और इस महिला को एक प्रैक्टिस्ड राइटर के रूप में मानती हैं, एक अभ्यस्त लेखिका के रूप में मानती हैं कि इसके पास भाषाओं का संग्रह है और इस संग्रह की सहायता से वो लोगों तक जो है जुड़ सकती हैं, लोगों को उनके गलतियों के लिए जवाब दे सकती हैं, उन्हें डांट सकती हैं। अंधी होने के बावजूद भी वो उनके लक्ष्य को पहचान जाती हैं, उनके दोषों को निकाल देती हैं और उन्हें डांट सकती हैं। तो बच्चों आज के भाग में, आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आज के भाग में हम इसे यहीं रहने देते हैं। हम कल के आगे के भाग में, हम इस वीडियो के दूसरे भाग में हम इसके आधी कहानी और को पढ़ेंगे और कोशिश करूँगा कि ये वीडियो आपको समझ में आए, ये कहानी आपको समझ में आए। जहाँ तक हो सका है मैंने अपने पूरा प्रयास किया है आपको ये कहानी समझाने का। अगर समझने में कोई दिक्कत हुई तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे फिर से स्पष्ट करूँगा कल की वीडियो में। और साथ ही साथ जो है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल की वीडियो में और आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।